दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपने देश को किस तरीके से आज़ादी मिली और इसमें किस किस का योगदान है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसको मैं अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ये ध्यान से सुने, एंड तक सुने और इसमें आप अपना निष्कर्ष निकालें। मैं केवल आपको फैक्ट्स बताऊँगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम तथ्यों को जानें, और ये तो नोन है कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विक्टर्स। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर जीत जाता तो हमें एक दूसरे तरीके से हिस्ट्री को बताया जाता। इसी तरीके से जब इंडिया आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए 1947 में, और ये आज़ादी हमें मिली कोई 1000 साल के बाद। इससे पहले हमारा देश कभी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। हमारे देश में छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे जिनका अपना अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग राजे थे और वो अपने अपने तरीके से जीते थे। हमारा देश एक बहुत खुशहाल देश रहा है। हमारे देश में खनिज पदार्थों की कमी नहीं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 3 तरफ से हमारा समुद्र से कवर्ड है, पानी की कमी नहीं, हर किस्म का मौसम आता है और हर मौसम में आप बहुत एवरेज साधकों के साथ जी सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़े, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, फिर भी आप एक एवरेज घर में रह सकते हैं। अनलाइक यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल तरीके ना हो तो जीवन व्यतीत करना संभव नहीं होता। इसलिए हमारे देश में आक्रमण वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका का तो मैं नहीं कहूँगा, यूरोप से, उससे पहले मंगोल्स का, टर्कीज़ का, अफ़गानिस्तान से, उस तरफ से लोग आते रहे और हमारे देश में लूट मार करते रहे। और ये सिस्टम चलता रहा क्योंकि हमारे देश के निवासी जो हैं बड़े सिंपल और अपने आप में संतुष्ट थे और इनको कभी इंडिया को छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मुगल्स आए। मुगल्स ने देखा कि ये देश तो इतना बढ़िया है, रहने के लिए ही यहाँ लूट मार क्या करो, यहाँ सेटल ही हो जाओ। और उन्होंने यहाँ पर सेटल होना उचित समझा और 600 साल तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। उनके राज करने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि बाहर से आक्रमण होने बंद हो गए और यही उनसे लड़ने लगे मुगल्स। लेकिन नुकसान ये हुआ कि हमारे देश में जो हमारी सोच थी एक एवरेज इंडियन की, वो गुलाम की हो गई। और उसके बाद अंग्रेज़ आए। मुगल्स के टाइम में हमारा देश, क्योंकि यहाँ से लूट बंद हो चुकी थी, बहुत समृद्ध हो चुका था और हमारे देश में नेशनल जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड की 25 से 30% होती थी। अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने हमें इतना लूटा कि जो 25 से 30% हमारे जीडीपी वर्ल्ड की थी वो 1.5 से 3% रह गई। हाँ, 3% से कम हो गई। देश गरीब होता गया, इतना गरीब हो गया कि अंग्रेज़ों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया कि यहाँ हमारे लिए लूटने के लिए कुछ बचा नहीं। और साइमल्टेनियस क्या हुआ, हमारे देश में 1857 से, जिसको हम गदर बुलाते हैं लेकिन अंग्रेज़ लोग म्यूटिनी बुलाते हैं, तब से शुरू हो गया था कि हमें फ्रीडम चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रीडम होता क्या है, स्वराज होता क्या है, ये ही नहीं पता होता था। और जो एक एवरेज हिंदुस्तानी था, वो एक गांव में रहने वाला गरीब से, इसको रोटी का पता था, वो सोचता था, जब कहा गांधी जी ने कि स्वराज होना चाहिए, हमारा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो कई लोगों ने कहा ये स्वराज बिकता कहाँ पर है, कहाँ से लेकर आओगे। उनको कंसेप्ट ऑफ आज़ादी ही नहीं पता था। जिस तरीके से आप एक हाथी के पाँव में बचपन से जंजीर बांधोगे और उसको उसी तरीके से बड़ा करोगे तो उसको चलना भूल जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस को स्वराज का मतलब ही नहीं पता था। और ये बड़ा ही अच्छा रहा कि हमारे देश के नेशनल लीडर आए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, बोस थे, जिन्होंने हमें स्वराज का कंसेप्ट दिया। और उस समय क्योंकि एक परिवार में रहते ही अलग अलग सदस्यों के अलग अलग राय होती है, उसी तरीके से महात्मा गांधी के अपने विचार थे, नेहरू के अपने विचार थे, बोस के अपने विचार थे। और जो ये हमारे क्रांतिकारी है, जिनको अंग्रेज़ लोग जो हैं वो टेररिस्ट बुलाते थे, जैसे भगत सिंह हैं, राजगुरु थे, सुखदेव थे, अशफाक उल्लाह खां थे, जिनका इतना नाम नहीं लिया जाता, उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अब मैं नाम भूल जाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपना तरीका सोचा। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब अंग्रेज़ और वीक होते गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आई तो अंग्रेज़ लोग बहुत स्ट्रांग हो गए और उन्होंने हमारे सारे लीडर्स को, पटेल हों, गांधी हों, नेहरू हो, इन सबको जेलों में भर दिया और ये स्ट्रिक्ट किया कि सारी मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए।
और उस समय सोशल मीडिया तो होता नहीं था, सब चुप हो गए, बात खत्म होने लगी। लेकिन उसी समय जो हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उनको क्योंकि बंगाली थे, क्रांतिकारी थे, उनको ख्याल आया कि क्यों मैं झुक कर इनसे बात करूं, क्यों ना इनके दुश्मनों से मिल जाऊं। और उन्होंने एक बड़े तिकड़म से यहाँ से, इंडिया से भागकर किसी तरीके से निकल कर यहाँ के अंग्रेज़ों के चंगुल से जापान में वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वो जर्मनी गए, हिटलर से, उनके जो मेन हिटलर के राइट हैंड थे ग्लोबल, उनसे मुलाकात की और अपनी एक आज़ाद हिंद फौज क्रिएट की। और उनका विचार ये था कि वो बाहर आउटसाइड इंडिया अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी दिलाएंगे। और उनका पॉइंट गलत नहीं था, ऐसा हो सकता था क्योंकि उनको जापान का, जर्मनी का सपोर्ट प्राप्त था। और उन्होंने, उनके पास इंडियन नेशनल आर्मी के जो 20,000 के करीब सोल्जर थे, वो बढ़ते हुए 50,000 कर लिए और सिंगापुर से अटैक किया इम्फाल की तरफ। बट एज टर्न ऑफ फेट हुआ क्या कि जर्मनी ने लगातार बम्बार्डमेंट की, इतनी बम्बार्डमेंट की कि अंग्रेज़ों की कमर टूट गई और एलाइड फोर्सेस डर गए कि ये क्या हो रहा है। और तभी एटम बम गिराए गए जापान के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम खत्म हो गई, जापान युद्ध में हार गया। जापान के हारने के साथ सुभाष चंद्र बोस की पावर, जो वो सोच रहे थे कि वो एक तरफ से इम्फाल की तरफ से इंडिया में आकर अपना इंडियन गवर्नमेंट का राज करेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और ये वाली मूवमेंट कम हो गई। लेकिन कई मूवमेंट्स इकट्ठी थी, चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की, अशफाक उल्ला खां की, जो वो फ्रीडम फाइटर बन के अंग्रेज़ों को बीच बीच में तंग करते थे। एक तरफ बड़ी पीसफुल मूवमेंट थी महात्मा गांधी की और जवाहरलाल नेहरू की, जो बड़े सॉफ्ट तरीके से अंग्रेज़ों को कूटनीति से अपनी तरफ कर रहे थे, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की थी। तो इन सब फैक्टर्स के कंबाइन करने से अंग्रेज़ थक गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया जो एक कंट्री था, उसमें अब लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अंग्रेज़ हमारे देश का सब कुछ तो लूट चुके थे, सिर्फ वर्ल्ड की जीडीपी का 3% बचा था। यहाँ पर सिर्फ लाइबिलिटीज़ थी और अंग्रेज़ों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी फ़ौजों को इंडिया में दे पाए। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कंट्री को लिबरेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ रहकर कॉस्ट एफिकेसी नहीं है, यहाँ से कमाने के लिए कुछ बचा नहीं है। और उन्होंने इसलिए जो हमारे देश में अपनी पॉलिटिक्स से 3 लीडर भेजे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जैसे मैंने अपनी रिपब्लिक डे वाले वीडियो में बताया था, और फिर इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। हमेशा क्या कहा जाता है कि हिस्ट्री वो होती है जो जीतने वाला कहता है। अब इसमें हमारे को इंटरप्रिटेशन दी गई कि केवल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाद में सरदार पटेल, इन 4-5 बड़े नेताओं के जिनके इससे आज़ादी मिली, लेकिन जो रोल सुभाष चंद्र बोस का था, जो रोल जो सो कॉल्ड टेररिस्ट जिनको ब्रिटिश बुलाते थे, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंदर ही अंदर से घुन लगा के अंग्रेज़ों को तंग किया, उसके बारे में बात नहीं की गई। तो अगर आप ओवरऑल कंबाइन करके देखें तो हमारे देश को आज़ादी मिलने के लिए जिसमें रोल महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था, सुभाष चंद्र बोस का था, बाल गंगाधर तिलक का था, लाला लाजपत राय का था और सारे लीडर्स का था। और हमें इसलिए इन सब, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कोई नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए आई एम सॉरी, बट इन सब का रोल था और आप ऐसा एक पर्सन को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको बोलूँगा, अगर मान लो मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसको हम ब्लड टेस्ट करके डायग्नोज टाइफाइड करते हैं और उसको एंटीबायोटिक देके ठीक करके घर भेजते हैं, तो इसमें क्रेडिट किसको जाएगा? जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहेगा कि साल्मोनेला टाइफी तो मैंने डायग्नोज किया, एंटीबायोटिक कहेगी कि मैंने पेशेंट को ठीक किया, आईवी फ्लूइड नहीं देते तो पेशेंट ठीक ही नहीं होता, एंटीबायोटिक अलोन काफ़ी नहीं था, अगर उसको पीपीआई एसिडिटी ख़त्म करने के लिए नहीं देते तो शायद हेमरेज हो जाता। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है एक टाइफाइड मरीज़ को ठीक करने में, जिसमें एंटीबायोटिक, सपोर्टिव थेरेपी, एंटी एमिटिक थेरेपी, पीपीआईज, डिहाइड्रेशन, सबको करेक्ट करने से मरीज ठीक होता है। आप केवल क्रेडिट एंटीबायोटिक को नहीं दे सकते। इस तरीके से इंडिया की आज़ादी का क्रेडिट आप केवल उन लोगों को जिनको शुरू में 1947 के बाद क्रेडिट दिया गया उनके नहीं कर सकते। आपको हर पर्सन का जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी या सोचा, उसको आपको क्रेडिट देना चाहिए। मैंने आपको ये बताना था। और दूसरी बात ये कि ये कहना कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सर के जो आइडियोलॉजी डिफरेंट थी सुभाष चंद्र बोस से, तो उनका आपस में एनिमोसिटी थी, वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जब ये आईएनए के
जो फौजी थे वो सिंगापुर में जीत नहीं पाए, और जापान के गिरने के बाद जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस के जितने फौजियों को अरेस्ट करके अंग्रेज़ों ने जिन पर केस चलाने की सोची, उनको बचाने का काम बैरिस्टर का कपड़े पहनकर फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फ़ौज की जो टुकड़ियाँ थी उनका नाम इन्हीं लीडर्स के ऊपर रखा था। तो हमारे देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस और जितने ये बड़े लीडर थे, इन सब का योगदान रहा है, और हम इस सब को एक टोटल तरीके से देखना चाहिए और केवल एक पर्सन को इसका क्रेडिट नहीं देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें आज़ादी मिली हुई है और हमें इसको कायम रखना है और एक नेशनलिस्टिक फीलिंग लानी है, और उसका एक तरीका है कि जो भी काम हमें मिला हुआ है उसको हम 100% दिल से करें और अपना 100% अपने काम को दें। मेरे ख्याल से वही राम राज्य होगा। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।